क्या करेंगे पाकिस्तान को, ये कम से कम किसी के पास जवाब नहीं है। बहुत पहले जब पाकिस्तान में पोस्टेड थे, आज से 40 साल पहले, तो हमारे साथ एक थे, फौज के ही थे, उनका कहना था कि भाई डील करना है पाकिस्तान को तो हर 10 साल पर एक दफा पाकिस्तान को ठोक दो लेकर, उसको 10 साल लगेगा रिकवर करने में, उसके बाद फिर एक बार ठोक दो लेकर। तो हमें लगता है कि वही नीति बिल्कुल ठीक है कि हम उसे खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे हम कुछ साल के लिए ठीक कर सकते हैं कि कम से कम वो तो धक्का लगेगा उसे 5-6 साल 10 साल लगेंगे रिकवर करने, फिर उसे एक दफा ठोक दो लेकर। वही तरीका हो सकता है, और कोई तरीका मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन किसी और के पास अगर कोई सुझाव हो तो बताएं। अच्छा सर, एक चीज बताइए, क्या अभी जो भारत ने अटैक करके और आतंकवादी संगठनों को नष्ट किया है, तो आतंकवादी संगठन क्या आगे से फिर भारत में आतंकवादी गुट भेजेंगे नहीं क्या? क्या इस तरह से जो नृशंस और अचानक में, जैसे बम्बई होटल वाला कांड कर दिया, फिर वो अमेरिका का टावर को का कांड किया, फिर गोधरा कांड किया, ये ऐसे ऐसे जगन, और फिर अभी 28 आदमी को गोली मार के मार दिया, ये सब जो कर रहे हैं, क्या अभी के अटैक से वो भविष्य में नहीं करेंगे? ये ऐसा कोई मतलब आभास दिखाई देता है? क्योंकि उसके नर्स में ही बदमाशी लिखा हुआ है, और वो कहते हैं कि भगवान का काम कर रहे हैं, पुण्य का, अल्लाह का काम कर रहे हैं। तो क्या मतलब ये जो हम लोगों ने अपने को कहा कि मतलब हमने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, तो इससे क्या भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी? ऐसा कोई आभास संकेत मिलता है क्या? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो आक्रमण हुआ है, ये सुबह 2-3 बजे, रात के 2 बजे करीब हुआ। जी। यानी कि टारगेट था कि उनका जो ढांचा है उसे गिराया जाए और सिविलियन कैजुअलिटी कम से कम हो। तो उद्देश्य ये नहीं था कि आतंकवाद खत्म कर दिया जाए, उद्देश्य था सिर्फ एक संदेश भेजना कि हम भी तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुम्हें मार सकते हैं। लेकिन सर, ये तो हम जब से पैदा हुए तब से ही ऐसे कर रहा है। आज हम 70 बरस तो तब से ये हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे ही करता चला जा रहा है, ऐसे ही करता जा रहा है। ये कहानी लगी नहीं रही कि कभी खत्म होगी। नहीं, खत्म होगी भी नहीं। थैंक यू। नहीं होगी ना? नहीं खत्म हुई, मैंने कहा ना ये खत्म नहीं होगी कहानी, क्योंकि जैसे वो एक होता है ना कि एक कोई शैतान बच्चा होता है, वो आकर के दुकान से कुछ चोरी कर लेता है और भाग जाता है, तो आप उसे ज्यादा जोर से नहीं पीट सकते हो क्योंकि लोग बोलेंगे जो बच्चे को मार रहा है, तो आप उसे डांट सकते हो, झटकार सकते हो, शायद एक हल्का चमाटा मार सकते हो, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं करो। ज्यादा करोगे तो फिर वो चिल्लाने लगेगा कि देखो मुझे मार रहा है सब। यही बड़ी सब समस्या है पाकिस्तान के साथ कि उसका आतंकवाद छूटेगा नहीं। अच्छा। और आतंकवाद अपने को बिहार आप में मिसाइल से नहीं मार सकते हैं। आतंकवाद तभी खत्म होगा जब पाकिस्तान खत्म होगा। अपने बिहार में एक शब्द है लतखोर। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। लतखोर इज द उसको हम थेथर बोलते हैं, वो थेथर लतखोर इज मेरा प्रश्न भी है 3 ठो। हाँ, अमिताभ साहब, मेरा भी प्रश्न है 3 ठो। हाँ, पूछिए सर, पूछिए। हाँ सर, दिल सर, मेरा कहना है जो भारत स्ट्राइक किया उस पर, और इसकी खबर पूरा विश्व को देने के लिए प्रधानमंत्री ने एक टीम भेजा है, 4 टीम भेजा है। तो आपने बहुत अच्छे ढंग से कहा है कि गलत होगा, गलत डिसीजन जाएगा, ये ठीक है। हमारा जो ये अभी आतंकवादी जितने भी घटना हो रही है, नया जो ISI एजेंट का काम किया है, यहाँ के हिंदू लोगों को भी बरगला करके जासूसी का काम करवा रहे हैं। जैसे कि अभी ज्योति मल्होत्रा का नाम आ रहा है, उसी तरह से अनेक नाम आएंगे। कोई कालीकांत तो आएगा, कोई दूसरा नाम आएगा। तो जब तक हम अपने गांव, अपने घर को, अपने दामन को जब तक सुधार नहीं करेंगे, दूसरे आतंकवादी से हम अपेक्षा नहीं करेंगे। हमके भीतर में आतंकवाद है, हमारा देश जो है इतना बड़ा, उसी में आतंकवाद घुसा हुआ है। जब तक इसको आप ठीक नहीं कर लेंगे, तब तक दूसरे पर भरोसा कैसे करेंगे? वो तो करेगा आपको डैमेज, लेकिन खुद को तो बचाइए। यहाँ पर नहीं बच रहे हैं, ये कैसे सुधरेगा? ये आपसे प्रश्न है मेरा। देखिए,
इसमें हमारी थियोरी है कि जो हमारा जो उप महाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, वो पूरा का पूरा मल्टी कल्चरल है। बिहार भी जैसे मल्टी कल्चरल है, अनेक भाषाएं हैं, अनेक तरह के लोग वहां पर, अनेक जातियां, अनेक धर्म के लोग हैं। पूरा सब कॉन्टिनेंट मल्टी कल्चरल है। लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो यूनिकल्चरल है। पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, भूटान हुआ, श्रीलंका, ये सब अपने आप को एक कल्चर से जोड़ते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जो कि मल्टी कल्चरल है, और इसीलिए भारत सबसे स्टेबल देश है पूरे कॉन्टिनेंट में। अब बांग्लादेश है, वो कहता है कि हम सुन्नी मुसलमान हैं तो हिंदुओं को पीटो, चकमा को पीटो। नेपाल कहता है कि हम गोरखा देश है तो मधेसियों को पीटो। तो इंडिया का जो स्ट्रेंथ है वो है मल्टीकल्चरलिज्म, हमें वो नहीं खोना चाहिए। अगर हम उसे एक किसी धर्म विशेष के साथ, एक किसी जाति विशेष के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, वो भारत के लिए कमजोरी है। और पाकिस्तान सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि पाकिस्तान मोनोकल्चरल है, तो वहाँ सुन्नी परेशान है, अहमदिया परेशान है, बलोच परेशान है, सिंधी परेशान है, पश्तून परेशान है। और पाकिस्तान को केवल सेना ने इकट्ठा कर रखा है। बल्कि ये जो मुशाहिद हुसैन का इंटरव्यू था जो मैं सुन रहा था अभी, उस इंटरव्यू में उसने कहा है कि पाकिस्तान सेना जो है वो पाकिस्तान का मेन कोर है, यानी पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो सेना के दम पर है। और बिल्कुल ठीक कहा उसने। अब इंडिया में कोई नहीं कहता कि सेना के दम पर भारतवर्ष है, कि भारत की एकता जो वो सेना से है या किसी एक धर्म से है। तो हमारा मल्टीकल्चरलिज्म हमें नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी हालत में। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि धर्म को निजी क्षेत्र में रखा जाए, उसे पब्लिक क्षेत्र में नहीं लाया जाए। वो एक निजी मामला होता है। धर्म में अच्छा लगता है कि हाँ धर्म की बातें होती हैं, लेकिन धर्म में झगड़ा बहुत होता है। तो उसे पॉलिटिक्स से अलग करना यूरोप ने बहुत मुश्किल से सीखा। 200-300-700 साल लड़ने के बाद उन्होंने सीखा कि धर्म को अलग रखो पॉलिटिक्स से। तो ये मल्टीकल्चरल जब तक हम रखेंगे अपना, तब तक ये जो इस प्रकार के जो है, जो भेदिया लोग जो आप बोल रहे हैं, जैसे वो ज्योति मल्होत्रा है, इस तरह के एक इक्का दुक्का लोग हमारे कितना 100-150 करोड़ लोग हमारे यहाँ हैं। तो उसमें से भी पाकिस्तान को मुश्किल से 5-6 लोग मिलते हैं इंडिया में देशद्रोह करने के लिए, वही पैसा देने के बाद। पाकिस्तान क्या करता है, जो लोग वीजा मांगने जाते हैं उनसे बोलता है तुम जासूसी करो, पैसा देकर जासूसी कराता है। जो उसको हनी ट्रैप बोलते हैं उनसे जासूसी करवाता है। जब हम पाकिस्तान में थे तो हमारे एक नेवल अटैचे थे, उनको उन्होंने हनी ट्रैप कर लिया। तो वो किसी पार्टी में गए थे, तो पार्टी में पहुंच गई एक लड़की, बहुत सुंदर सी थी, और उसने कहा कि मैं तो नेवल अफसर की वाइफ हूँ, मेरा नेवल अफसर हस्बैंड जो है वो तो बहुत में रहता है, मैं अकेला रहती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, मैं बहुत अकेली रहती हूँ। तो बेचारा फंस गया उसके चक्कर में, वो स्पाई थी। तो इस तरह के काम करता है पाकिस्तान। तो ऐसे कुछ लोग इंडिया के फंस जाते हैं उसमें। लेकिन इतने बड़े देश में यदि 2-4 इस तरह के लोग निकल भी जाएं, उससे हमें नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कितनी भी कोशिश करे, अगर हम अपनी एकता को बनाए रखेंगे, अपनी मल्टीकल्चरलिज्म को ठीक रखेंगे, तो हमें इसका डरना नहीं है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता इंडिया का। दूसरा प्रश्न मेरा और है, दूसरा प्रश्न ये है, अभी जो बलूचिस्तान डिमांड करता है भारत से, अपेक्षा भी करता है जो मदद करे तो हम अलग हो जाएंगे, इसमें क्या लगता है आपको? हाँ, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है कि मदद, पाकिस्तान तो कहता है कि मदद कर ही रहे हैं, और आज से नहीं कह रहा है, मनमोहन सिंह के जमाने से कह रहा है। आपको याद है शर्म एल शेख में भी एक वक्तव्य आ गया था कि पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया मदद कर रहा है बलूचिस्तान की, और हमने उसे मान लिया, जॉइंट स्टेटमेंट में वो वाक्य आ गया। तो पाकिस्तान बहुत पहले से कह रहा है कि इंडिया ऑलरेडी मदद कर रहा है। अब कर रहा है कि नहीं तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि पाकिस्तान ये मानता है कि भारत मदद कर रहा है बलूचिस्तान में। सॉरी, एक सेकंड, इसमें पीछे
हम लोग किसी राजनयिक से ऐसे प्रश्न को नहीं पूछ सकते हैं, इसलिए कि उनकी सीमा हो जाती है। वो इस पर स्पष्ट नहीं बोल पाएंगे, बोलना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान को सिर्फ भारत से लड़ना है, लेकिन भारत को कई देशों से लड़ना है। ये जो स्थिति है और परिस्थिति है, इस चीज को देशवासियों को बहुत सही जवाब है कि हम लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे, कहां से हमारी एकता में दखल आता है। इन चीजों को समझना और थोड़ा प्रोएक्टिव होना, क्योंकि आपके कई चीजें देखेंगे कि कई प्रश्नों को हम लोग ओपन फोरम में अवॉइड कर सकते हैं, खास करके उन लोगों के साथ में जो लोग बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं और उन पर कई तरह की नजर रहती है, अपने भी और दूसरों का भी। हम लोग अपने समझ सकते हैं कि राष्ट्र के रूप में हम कैसे भारत को देखते हैं और हमारी भारतीयता की अपनी भावना कैसी, और ये जितनी प्रबल होती जाएगी, जैसे भारत से अभी दोनों तीनों एक्सपर्ट हैं जानेंगे कि विदेश इसलिए चल रहा है कि एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है। तो अब नेशनलिस्ट गवर्नमेंट नेशनलिस्ट लोगों के बल पर चलता है, और इस भावना को कैसे बढ़ाया जा सकता है, मुझे लगा कि इस बात को बहुत जानकार लोगों के बीच में रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को प्रश्न पूछना पूछें। अच्छा सर, एक चीज और नहीं समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान ऐसा जघन्य और घिनौना देश दुनिया में नहीं है और सब उससे घृणा करते, उसके चलते जो अच्छे मुस्लिम है वो भी बदनाम हो रहे हैं। कुछ न कुछ तो मुस्लिम में अच्छे भी होंगे ना, सब ऐसे ही जघन्य और काफिर और बदमाश थोड़ी होते हैं। तो प्रश्न ये है कि उसके चक्कर में हमारे हिंदुस्तान के लड़के लड़कियां क्यों पड़ जाती हैं, और मैंने उसका स्पाई करने का प्रलोभन में स्पाई करने लग जाती है, उन लोगों से शादी और ब्याह भी करने लगते हैं ये लोग, और उन लोगों से रिश्ता भी लाते हैं। मैं बैंकॉक गया था तो पाकिस्तानी प्रतिनिधि भी थे, लेकिन मैं उन लोगों ने अच्छा व्यवहार भी किया बहुत का, और बोला भी कि पाकिस्तान आइए, हम लोगों से मिलिए। एक डॉक्टर भी था, तो हमारे हिंदू के जो बीमार थे उसको उसने दवा भी दिया, तो उससे फायदा भी हुआ। बाहर में ऐसे व्यवहार किया उसने, लेकिन हमारे ख्याल से ये लोगों से अच्छा व्यवहार संभव नहीं है, क्योंकि ये कब कैसे धोखा। अच्छा, ओबीसी, अभी एक तो बहुत बड़ा बात आपने कहा, ओबीसी भी प्रतिनिधि बन के गया है, जो इतनी भद्दी भद्दी गालियां देता था और बोलता था कि जब ये मोदी रिटायर मोदी जब रिटायर करेंगे और वहां जाएंगे तो उनको कौन बचाएगा, जोगी को कौन बचाएगा। ये इस तरह की बात बोलने वाला ये अचानक कैसे बदल गया। ये बदल गया, देखा कि भारत मजबूत है तो तुरंत भारत, लेकिन क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? साइकिल बाशु, आप क्या बोलेंगे? उस पर विश्वास किया जा सकता है? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं ये कहना चाहूंगा कि फर्स्ट मैं अपने स्पीकर जो हैं उसको अपना हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इतने सुंदर से, इतने सिंपल वर्ड्स में इतने कॉम्प्लेक्स इशू को हम सभी में उसने बटोरा और इतने अच्छी तरह से सारे आंसर्स किए। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू सर फॉर सच अ लाइव प्रेजेंटेशन। हमारे ये इंडो पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है, इसे लेकर मैं ये आश्वस्त कर सकता हूँ सभी को। अमिताभ जी, आपके थोड़ा वो जो माइक है थोड़ा ऑफ कर दीजिए ना, बड़ा फीडबैक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मैं भी ये मानता हूं कि ये इंडो पाकिस्तान के जो हमारे जो डायलॉग और ये जो हम दोनों में जो हमारे जो एनिमिसिटी है, ये बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि शशि थरूर जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी वन टाइम, एंड व्हाट इज दिस, उसने कहा कि हर कंट्री के पास एक आर्मी होता है। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट एन आर्मी हैज अ कंट्री।
सो ये जो हम देखते हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, शिमरान खान, all these are putlas and puppets. The country is run by the military, and all these military, 90% of them are highly radicalized and they are bent upon exploiting Pakistan for their purposes. अगर आप देखोगे पाकिस्तान में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो इंडस्ट्री रन करता है, बिजनेसेस रन करता है, अच्छे प्लॉट्स वगैरह से, रियल एस्टेट से लेकर ऐसा कोई बिजनेस नहीं है पाकिस्तान में जो उसके आर्मी नहीं रन करता है। तो उसके लिए एवरीडे उसे एक इंडिया थ्रेट रखना है, नहीं तो उसके इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। हाउ विल द आर्मी सस्टेन? तो ये लोग भी उसके औजारे खरीदेंगे, उससे कट मनी लेंगे, परसेंटेजेस लेंगे, जो भी उसके चीफ ऑफ आर्मी हो, नेवल ऑफिसर हो, या जो भी आएगा ऊपर पे, उन सभी में ये एक दे हैव अ बिग शेयर ऑफ मनी जो इसे लेना है। दिस इज अ बिजनेस। टेररिज्म इज एन इंडस्ट्री फॉर पाकिस्तान। वो बच रहा है, ये टेररिज्म है इसके लिए। मुझे कहा गया था जब मैं कनाडा में था, मुझे एक पेशावर से एक प्रोफेसर आया था, बड़ा अच्छा बंदा है पाकिस्तान के। उसने मुझे कहा कि सैकत जी, हमारे हाल ऐसा हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में कि एक गरीब बाप जिसके 3 लड़की है, वो शादी नहीं दे पा रहा है। तो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर गोइंग टू द तालिबान एंड उसके साथ एक डील कर रहा है। अपने गांव के जो पंचायत है, उधर तो पंचायत सिस्टम है नहीं, लेकिन सोच लीजिए जो गांव के पंचायत, वो तालिबान से एक डील कर रहा है कि तभी अमेरिका का एक पैकेज था कि कोई भी घर या कोई भी आदमी अगर मारा जाए टेररिज्म के जरिए, अमेरिका विल कॉम्पेंसेट दैट पर्टिकुलर फैमिली। तो ये लोग क्या करते हैं, सारे अपने घर से सारे चीज वगैरह सब कुछ सड़क हटा के अपने घर के अंदर जो भी लोग सब कुछ हट जाते हैं, और तालिबान वगैरह आके ये से एक्सप्लोड करके उड़ा देता है। फिर ये एक केस रिपोर्ट होता है कि इस पे टेररिज्म अटैक हुआ है, और उससे कॉम्पेंसेशन आता है। उससे कॉम्पेंसेशन से इस्लामाबाद तक, वो खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंचते इतने सारे कटमनी, फिर तालिबान को भी एक परसेंटेज दिया जाता है फॉर कैरिंग आउट द ऑपरेशन, और फिर वो गांव बुढ़ा को जिसको लड़की को शादी कराना है, उसके थोड़ा पैसे मिलते हैं कि वो गरीब बंदा जाके अपनी लड़की की शादी कर पाए। सो टेररिज्म हैज बिकम द ब्रेड एंड बटर विनर फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान विल नेवर बी एबल टू गेट आउट ऑफ टेररिज्म। लेकिन पाकिस्तान हमारा प्रॉब्लम नहीं है, आई विल टेल यू। हमारा उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है ये चाइना, जो विच इज थ्रेटनिंग, एंड अब पाकिस्तान के पीछे एक स्ट्रेंथ बढ़ के खड़ा होके दे आर थ्रेटनिंग इंडिया। उसका एक ही गोल है कि इंडिया उसे चैलेंज ना कर पाए, इकोनॉमी हम स्टेबल ना कर पाए। ये जो हम माओविस्ट देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्ट देख रहे हैं, सब के सब हम सिर्फ पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं। अ बिग पार्ट ऑफ दिस फंडिंग्स कम फ्रॉम चाइना थ्रू पाकिस्तान और इंडिपेंडेंटली थ्रू चाइना। और हमारे सिचुएशन इजराइल की तरह है। वी आर सराउंडेड बाय एनिमीज, मे बी दे आर नॉट पावरफुल। ये बांग्लादेश कहिए, श्रीलंका कहिए, नेपाल कहिए, भूटान कहिए, मालदीव कहिए, श्रीलंका कहिए, एवरी सिंगल कंट्री इज एन एनिमी ऑफ इंडिया। ये सब फुदकते सांप है, जिसे अपॉर्चुनिटी मिला तो ये हमें डस लेंगे। सो दिस वेरी एक्शन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट कि हमारे ऊपर अगर आप स्ट्राइक करो, we'll hit you back. This is not only a message to Pakistan, this is a message to the entire neighborhood कि कोई भी इंडिया में घुस के कोई भी शैतानी करने की जरूरत करे तो तुम्हारे साथ, अगर पाकिस्तान के साथ हम कैसे ऐसा कर सकते हैं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। This message was absent for a long time. I will always say I'm ashamed कि हमारे मुंबई अटैक्स इतना डिवास्टेटिंग हुआ, और फिर मनमोहन जी के अंडर वो गवर्नमेंट सिर्फ बातचीत और डिस्कशन और इन्वेस्टिगेशन करते रहे। उसका रिटर्न क्या हुआ? वो हफीज सईद आज भी घूम रहा है ओपन मार्केट में। सो देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग एनी एविडेंस, देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग एनी डायलॉग एंड डिस्कशन। अगर मैं होता मोदी जी के जगह, ये 9 प्लेसेस पे हिट किया है, आई विल हैव हिटेड 25 प्लेसेस ऑन द वेरी फर्स्ट नाइट, क्योंकि योर फर्स्ट स्ट्राइक इज द बेस्ट स्ट्राइक। और उसे करके हम एक कंट्री को तो तबाह नहीं कर सकते, देन वील हैव इंटरनेशनल प्रेशर्स एंड स्टफ, लेकिन उसके इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है उसे निस्तनाबूद कर देना चाहिए था। 9, आई एम वेरी हैप्पी। 25 होता तो मैं और भी खुश होता। और ये वॉर बंद हो गया। आई थिंक इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि हमने मैसेज डाल दिया, वॉर ऑलवेज मीन्स अ ड्रैगिंग ऑफ देयर मनी, एंड अगेन 2-3 साल ऐसे नहीं होंगे, लेकिन देन दे विल डू दिस अगेन एंड वी हैव टू हिट देम बैक। वी हैव टू हैव द इजरायली पॉलिसी के भारत के ऊपर कोई आंख भी उठा के देखे, दे हैव टू बी
punished immediately. अगर हम ये ऐसा नहीं करते हैं, वैसा रवैया लेते हैं जैसे मुंबई में हमने देखे कि मैसेकर कर दिया पॉपुलेशन को और हम हाथ जोड़ते रहे, भाईचारे की बात करते रहे. लेट अस हैव डायलॉग्स. हम कभी भी नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग बंद करना चाहिए. डायलॉग के पास है, अब कर दो ना. इंडिया जो एक्सप्लोजन वगैरह कर दिया, क्या हुआ? Which country has said anything? जब जो करना था उसे हमें करना पड़ेगा. And this will give you the strength कि अदर कंट्री, बांग्लादेश हमारा हार्डकोर एनिमी है, म्यांमार हमारा हार्डकोर एनिमी है, श्रीलंका हमारा हार्डकोर एनिमी है. आज उसके पास ताकत नहीं है, लेकिन जिस दिन उसके पास ताकत है, they will strike back on India in some way or other. So this is a message to everyone in the neighborhood कि इंडिया के ऊपर अगर आक्रमण होता है तो इंडिया will hit back. A soft, polite culture saying only बातचीत cannot help. The country cannot evolve. And I would say that this Chinese threat to India should look it as an opportunity. अपने सारे इंस्टीट्यूट्स, अपने सारे ऑर्गेनाइजेशन को जागरूक करो. चाइना के साथ कॉम्पीट करने के लिए अपने DRDO से लेकर, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लेकर काम करो. इट इज गोइंग टू एनरिच यू. अरे टक्कर लो. डर के मारे चूड़ी पहन के और घूंघट डाल के बैठे रहने से नो वन इज कमिंग टू सेव अस. ये रशिया भी हमारा दोस्त नहीं है, ये अमेरिका भी हमारा दोस्त नहीं है. यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन फुट. ये है मेरा पहली बात. सेकेंड, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस जो मैं स्पीकर के लिए नहीं रख रहा हूं, बट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द इंडियन आर्मी टू आंसर. और हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को इस क्वेश्चन को आंसर करना है. वो ये है, आई डू नॉट नो विच पार्ट ऑफ द इंडियन कमांड रेगुलेट्स द जम्मू एंड कश्मीर इलाका. सोच रहे थे कि नॉर्दर्न कमांड हो कि नॉर्थ वेस्टर्न कमांड हो. उसके जो हेड है और उसके अंडर पहलगाम वगैरह, इस यूनिट के जो यूनिट कमांडर है, क्यों हम उसे कोर्ट मार्शल नहीं करेंगे? The country is depending on you. You have military intelligence. You have people to provide information and stuff. इतना बड़ा मैसेकर हो गया और तुम अपने गाड़ी और जीप लेकर घूमोगे? सिर्फ पाकिस्तान को हिट करना नहीं है. आर्मी के जो इंटेलिजेंस के चीफ है, जो हमारे आर्मी के हेड है, उसके जो एडवाइजर्स है, और हमारे नॉर्दर्न कमांड और कश्मीर के जो प्लेटून कमांडर्स है, सभी को सस्पेंड एंड कोर्ट मार्शल करना चाहिए. दे शुड बी लायबल टू द कंट्री, टू द पार्लियामेंट टू एक्सप्लेन कि क्या तुम सो रहे थे? You didn't have this information. ऐसा सेम हुआ जनरल मालिक के टाइम में, जब वाजपेयी के जमाने में पाकिस्तान ने अटैक किया. आप हमें ये बताएं, इंडिया में इतने सारे सोल्जर्स मारे गए, कितने सारे फैमिली सफर किया, बट इज इट नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ऑफ द कंट्री टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कि तुम्हारे ऊपर चोटियों में लोग आ रहे हैं? वेयर डिड दिस इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम? वो जो क्या कह रहे हैं, गाय भैंस चर, मतलब जो भेड़े चरने वाले जो पहाड़ के ऊपर गए थे, they first saw them and they reported to the Indian Army. What was Indian Army doing? What was the Indian Army intelligence doing? आज भी हम ज्योति मल्होत्रा की बात कर रहे हैं. हम कुछ देर पहले कहा कि कभी कभी हम फंस जाते हैं. हम फंस ऐसे नहीं जाते हैं. सॉरी टू आई बेग टू डिफर विथ यू सर. गार्डन रीच एक इंपॉर्टेंट नेवल आर्की सिस्टम है कलकत्ता में. उसमें अगर आप कभी भी आपको एंट्री मिला तो एज एन ऑर्डिनरी पर्सन आप 10 मीटर्स नहीं चल सकते हो. एवरी फ्यू फीट देयर इज गार्ड, देयर इज रिस्ट्रिक्शन. कुछ साल पहले इसी गार्डन रिच में नेवल कमांडर के ऑफिस से खुफिया इंफॉर्मेशन वगैरह कौन चोरी किया? एक ऑर्डिनरी लेबर जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था. ये तो एक ऑर्डिनरी लेबर है जो एक कोर कमांडर के ऑफिस तक वो कैसे पहुंच सकता है अगर ये कोर कमांडर इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस? So I would put this strong question that we need to put this in the form of the parliament to the government of India and to the Indian army to justify how is this intelligence failure happening in this country repeatedly. Army के chief के जो perks है, उसके जो benefits है, उसके जो pension है, उसके जो security हम खर्च करते हैं tax payers money से, what are they returning to us? सिर्फ पाकिस्तान को bombard करना और फिर रेड करना, यही है हमारा पार्ट. हम जवान्स के बारे में नहीं कर रहे हैं कि, लेकिन हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स है, हमारे जो स्ट्रेटेजिक कमांडर्स है, वो क्या कर रहा था? What were they doing at this point of time? Why didn't they have this information in a place like Pahalgam? इसका आंसर तो गवर्नमेंट को करना चाहिए. इसका आंसर तो मैं इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी के इंटेलिजेंस से पूछूंगा. What were you doing? They should be court martialed. तुम्हारे लिए इतने फैमिली तबाह बर्बाद हो गए हैं and you are having a wonderful life, taking 3-star car and moving around and giving around lectures. ये तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. The same thing happened during the Kargil war. The same thing has happened. तो मुझे ये कहना
कहना है कि हमारे आर्मी और सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन में गवर्नमेंट को एक्सट्रीम मॉनिटरिंग और सर्विलियंस करना चाहिए, और जो भी ट्रिजन के कारण पकड़ा जाएगा उसे डेथ सेंटेंस देना चाहिए। कोर्ट मार्शल में भी डेथ सेंटेंस, पब्लिक जो है, तभी लोगों में ये फियर साइकोसिस रहेगा। अगर ये जो ट्रेटर्स है इसके केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में यार बस्ता यार चलता रहा, वी गेट डेट आफ्टर डेट एंड देन दे आर बीइंग रिलीज्ड आफ्टर 10 और 15 years, देन व्हाट आर वी गेटिंग अगेन? ये सारी चीजें रिपीट होगा। तो हमारे सिक्योरिटी के लिए जो लोग जबरदस्त जिम्मेदार है उसको भी इसके इन्वेस्टिगेशन के कारण आंदोलन लेना चाहिए, जो कभी भी नहीं हो रहा है। कि आर्मी के ऊपर भी क्वेश्चन करना चाहिए कि हाउ दिस सिक्योरिटी लैप्स हैपेंड इन अ सेंसिटिव एरिया लाइक जम्मू एंड कश्मीर, व्हाट वर दे डूइंग? दे वर हैविंग अ फाइन स्लीप एंड एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स के जो पर्क्स और फैसिलिटीज गवर्नमेंट से दिया जाता है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। एक कैबिनेट मिनिस्टर की तरह उसका फैसिलिटीज वगैरह है। व्हाट आर वी गेटिंग एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री? जीरो सिक्योरिटी, a security breach like this? The army chief has to answer, the military intelligence has to answer, the security chief advisor, everyone has to answer this question, that what were they doing? And last but not the least, अब मैं स्पीकर से एग्री करता हूं, देयर वाज नो नीड टू सेंड पीपल टू अदर कंट्रीज टू एक्सप्लेन, बिकॉज दिस विल कॉज अदर पीपल टू इंटरफेयर इन आवर बायलैटरल रिलेशन। नो वन इज गोइंग टू हेल्प इंडिया इन एनी वेज। अभी जो पाकिस्तान डरा हुआ है, दिस इज द टाइम फॉर इंडिया टू स्टार्ट हैविंग अगेन सेटिंग स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एंड मिलिटरी रिलेशंस विद तालिबान इन अफगानिस्तान एंड ईरान, सो दैट वी कैन क्रिएट अ फियर बिहाइंड ऑन देयर वेस्टर्न बॉर्डर्स। यही मेरा कहना है। बड़ा दुर्भाग्यजनक है। I strongly support the government's initiative, but I strongly have the security lapse question, which I will always raise in front of every corner, that they have to answer. What is this going on? How could this lapse happen in a country like this? Thank you very much. बहुत अच्छा, लेकिन एक प्रश्न मन में आता है, जैसा साइकिल जी ने कहा कि मिलिट्री का क्या जवाबदेही है, उसके रहते हुए ऐसा कैसे होता, कहाँ लीकेज होता है। तो मैं अपने ज्ञानी एम्बेसडर साहब राम मोहन साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या मिलिट्री में भी चोरी हो रही है? क्या मिलिट्री में भी जासूसी हो रही है? क्या मिलिट्री के लोग भी दुश्मन का सहायता कर रहे हैं? जैसे हमारे विपक्षी ये पप्पू फप्पू जो है, वो सब जैसे मतलब अच्छे काम को भी बुरा बोल रहे हैं और हमारी बदनामी करवा रहे हैं, उस तरह का क्या मिलिट्री के लोग भी कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम लोगों ने जो वीडियो देखा है, उस वीडियो में वो रोती हुई महिलाओं को कह रहे, घबराइए मत, हम इंडियन आर्मी के आदमी, हम आपको बचाने आए, और कह रही है मुझे मेरे आदमी को मार दिया, ऐसे कह रहे हैं। तो क्या उन पर विश्वास मिलिट्री पे भी हम लोगों का है या नहीं, करना चाहिए? क्योंकि उसमें भी कुछ कमी हो रही है, ऐसा आप क्या कहेंगे राम मोहन साहब? जी, मैंने सुना ये जो कश्मीर में जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस की गलती हुई, या रिलैक्स्ड वे में उन्होंने ट्रीट किया इसको, और ये जो 27-28 आदमी जो हमारे मरे, इसके लिए आर्मी तो कुछ हद तक जरूर जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये तो सरकार तो अभी नहीं बतलाना चाहती है, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑलरेडी लग चुकी है। जितना लगना चाहिए उतना नहीं है। अभी आज ही मुझे कुछ फ्रेंड्स हैं जो फिलहाल ही कुछ महीने पहले रिटायर हुए हैं आर्मी से, उन्होंने कहा कि आर्मी में बहुत लोगों को पूरा उनका करियर देखा जा रहा है, चूज किया जाएगा कौन कौन से रिलैक्स थे, कौन कौन से पॉसिबल इंडियन स्पाइंग फॉर अदर कंट्रीज भी हो सकता है। ये चल रहा है बहुत काम। और जैसे सैकत बासु साहब ने कहा, डेफिनेटली जो कोर कमांडर जो है कश्मीर एरिया के, उनको तो जवाबदेही लेनी पड़ेगी। अब पब्लिक में आए ना आए, क्योंकि उसमें उनको खोजना पड़ेगा। 10 आदमी हैं आर्मी के एक जगह तैनात, शायद उसमें एक काला ब्लैक शीप हो, उसको खोजने में बहुत झंझट है, बहुत मुश्किल है।
तो इसके लिए जैसे रूस या दूसरे बड़े कंट्री जो होते हैं टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, वो तो कहते हैं कि अगर एक क्षति हुई है 10 लोगों में तो 10 को एलिमिनेट कर दो। तो इंडिया में तो नहीं होता है ऐसा, इतना स्ट्रॉन्ग सोशल स्ट्रेंथ नहीं है सरकार को कि आर्मी में सबको चार्ज शीट करे, लेकिन इंक्वायरी तो होनी चाहिए। इसका रिजल्ट छुपा जाती है सरकार, लेकिन इस बार सरकार को दिखलाना पड़ेगा कि हमने इंक्वायरी की है, गलत लोगों को पनिश किया है या आइडेंटिफाई कम से कम किया है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये ज्योति मल्होत्रा वगैरह है, ये सब ये तिनके वाले भाई हैं। इन लोग दे हैव नो, उनको पाकिस्तान यूज कर रही है, लेकिन ज्योति मल्होत्रा के बस की बात नहीं है कि वो टैंक का कार में फर्क समझे या S-400 और एक राइफल में समझ उसकी अलग हो। इसी वो अपना उनका एक एसेट है इंडिया में, उसके थ्रू और कुछ कर सकते हैं। जैसे कि ज्योति मल्होत्रा टाइप की लड़कियां या कुछ लड़के भी हैं, वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ज्योति मल्होत्रा शायद किसी और आर्मी के सीनियर ऑफिसर से भी कांटेक्ट कर सकती थी इंडिया में, या किया होगा। इसीलिए थोड़ा बहुत तो ये चलता रहता है। पाकिस्तान परस्त तो बहुत लोग हैं। एक कांग्रेस पार्टी है, उसमें भी काफी लोग एकदम पाकिस्तान को दुख होता है तो उनको आंसू उनको आते हैं। इसमें मैं क्या कहूँगा, एक फेलियर है आर्मी का थर्ड कोर में या नॉर्दर्न कोर में जो पहलगाम हुआ, और भी होगा अगर आर्मी की जो ओथ जो है फॉर द कंट्री उसको कंप्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। बस इतना ही कहना। एक और खबर है, अभी बांग्लादेश में बड़ा झड़प चल रहा है। अभी फिलहाल देखा कि 15 मिनट पहले वहां पूरा भीड़ उमड़ पड़ी है। उसमें जो स्लोगन मच रहा है, स्लोगन जो बांट रहा है, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद हो रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान जिंदाबाद हो रहा है। खैर देखिए आगे क्या होता है बांग्लादेश में। दिलीप सिन्हा तो वहां रह चुके हैं, वो बतलाएंगे कि बांग्लादेश की क्या पोजीशन है, कितना दिन और चलेगा। क्या सर ओवैसी और उसका भाई जो एकदम ब्लंट और मतलब एकदम भड़काऊ बात बोलते थे, उसके इस बदलाव को क्या क्या समझा जाए? क्या वो मतलब अवसरवादी की तरह फिर गिरगिट की तरह रंग बदल देगा और फिर यहाँ पे इनसाइड लोगों को उकसाएगा नहीं भविष्य में, जो जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होती रहती है और पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में है? और तो क्या मतलब ये इन लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजना क्या उचित है? भेजना तो जरूर उचित है, क्योंकि जैसे ओवैसी जैसे लोग, जो ये लोग हिंदू के दुश्मन हैं। हाँ, पाकिस्तान के दोस्त हैं या नहीं है वो सेकेंडरी है। वो प्रो मुस्लिम एंड एंटी हिंदू हैं विद इन इंडिया। उनका पाकिस्तान ने उनको बहुत कल्टीवेट करने की कोशिश की है पिछले 20-25 साल में, लेकिन वो घास नहीं दे पाए ओवैसी को। ओवैसी बहुत घना आदमी है, वो अपना फायदा देखता है। अगर पाकिस्तान परस्त हो जाता तो अभी तक सरकार उसको उसमें किसी न किसी चक्कर में उसको आइडेंटिफाई करके कॉर्नर कर देती। तो वो डबल गेम खेलता है, जैसे कि वो नहीं बहुत और लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले शेख अब्दुल्ला की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भड़क गए वो 92-93 के बारे में बात करने में। तो वो भी उसी तरह से हैं, भले ही प्रो पाकिस्तान नहीं हो लेकिन वो प्रो हिंदू भी नहीं है। धन्यवाद। और सर ये वहां पर कश्मीर में इन मतलब ये पहलगांव में ये जो लोगों ने मर्डर किया, उस मर्डर करने वाले लोगों को मतलब वहां के लोगों ने प्रश्रय दिया, वहां के लोगों ने सहारा दिया, उन लोगों ने बचाया और मुस्कुराते हुए गाड़ी पे गए, उसका वीडियो बना के सब जगह दिखा रहे हैं।
तो मतलब ये कश्मीरी भी तो हमारे दुश्मन है सारे, तो हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वहां पे हिंदुओं को कितनी बुरी तरह से भगाया गया। तो क्या हिंदू ऐसे ही सहता रहे या चुप रहता रहे, और एक दो आदमी जो बोले उन लोगों का निशाना हो जाए और उन लोगों के गोली का शिकार हो जाए, और बाकी हिंदू लोग बोलेंगे कि ऐसा तो होता आ रहा है, होता रहेगा। तो ये कैसे प्रॉब्लम दूर होगा सर? ये तो कितना भयानक सिचुएशन है। अभी तक जितना सरकार इस विषय में ओपनली कुछ काम नहीं कर रही है, हिंदू लोगों को सफर करना ही पड़ेगा, करना ही जब पड़ेगा। तक कि हिंदू यहाँ कंबाइन नहीं हो जाए। वायलेंटली कंबाइन की जरूरत नहीं है, एक विचारधारा से अगर कंबाइन हो जाए तब मुसलमानों में असर पड़ सकता है कि हम जो इनको मारते हैं ये हमें 10 गुना मारेगा। ये जब फीलिंग मुसलमान में आ जाए तो बहुत जल्दी ही ये डिफरेंसेस इन रिलीजन जो है सबसाइड कर जाएगा। खत्म तो नहीं होगा लेकिन सबसाइड कर जाएगा। मुसलमान डरेगा, जैसे कि मुर्शिदाबाद में ओपनली मुसलमान लोग जो हैं सो हिंदू को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, भगा रहे हैं। वो चीज खत्म हो जाएगी अगर हिंदूज में ये फीलिंग दिला दिया जाए कि तुम भी कुछ वैल्यू के हो, बस इतना। जयंती खेमचंदानी साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे? जयंती खेमचंदानी साहब एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? यू वांट टू ऐड समथिंग मिस्टर खेमचंदानी साहब? मिस्टर खेमचंदानी साहब, मैं तो यही समझता हूँ कि जो इजराइल जो जिस एक्शन से चल रहा है इवेंचुअली हमें उसी तरह ही फॉलो करना पड़ेगा कि वी हैव टू मेक एन इम्पैक्ट, कि हमें फर्स्ट एक्शन नहीं लेना है, पर अगर सामने कोई एक्शन लेता है तो उसका ऐसा रिप्लाई होना चाहिए कि फिर वो कुछ सालों तक सर उठा के नहीं देख सकें। सो जैसे यहाँ गोधरा का जो हुआ था, गुजरात में हुआ था, तो गुजरात में एवरी ईयर, हम अहमदाबाद में रहते हैं, एवरी ईयर राइट्स होते थे, और उसमें प्रोबेबली वो राइट्स पॉलिटिकल होते थे। जो गवर्नमेंट थी वो ही इंस्टिगेट करती थी राइट्स करने के लिए वोटों की वजह से। पर जब गोधरा के बाद जो रिटेलिएशन हुआ उसके बाद गुजरात में आज तक कभी कम्युनल राइट्स नहीं हुए हैं। अच्छा। So that message, though once many innocent people died because of that, but in once and for all, Gujarat is free from communal riots. Otherwise, there used to be communal riots every year. And sufferers were the poor people, the daily earners, तो वही सफर करते थे। पर तो अभी जो इन्होंने जो इनको जवाब दिया है, अगर कुछ भी एक्शन एनिमी लेता है तो सामने कोई ऐसा ही जवाब देना पड़ेगा कि दे कैन फील। और बीच में तो एक आदमी ने यही कहा था कि यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, कि ये टेररिस्ट को मारने की जगह आप उनको मारे जो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज द आर्मी एंड मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान। इफ यू अटैक दोज पीपल, kill those people, then they will feel the heat. बाकी इनके जो लोग जो टेररिस्ट होके आते हैं वो तो मरने के लिए ही आते हैं, उनको तो प्रोबेबली कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इफ यू हिट द पीपल हु आर सपोर्टिंग टेररिज्म, then it might make difference. That is what I feel that it can help a little. और वो भी गोधरा कांड में तो ट्रेन का गेट बंद कर दिया, बंद करके उसमें केरोसिन तेल डाल करके और फिर भीतर में आग लगा दिया, और लोग पूजा करने वाले तड़प तड़प के मर गए। इतना भयानक। और उसको वो लोग बोलते हैं कि हमने खुदा का काम किया, जिहादी किया, हमने ऐसा किया। तो कब तक इसके हम सफरर बने रहेंगे? और मुलायम सिंह ने हिंदुओं पर ही गोली चलवा दी, मतलब हाँ, हिंदू होके भी हिंदुओं पे गोली चलवा दी। तो पता नहीं मतलब हम लोग के देश का भविष्य क्या है। और वो लोग बड़ी तेजी से अपनी पॉपुलेशन, अब ठीक है ये सच्चाई है और हम खुल के बोल रहे हैं,
और डिस्कशन हो रही है, तो ये प्रश्न हमारे सभी इंडियन में आती रहती है कि मतलब कुछ दिन बाद जब हम लोगों की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, जो बढ़ाते जा रहे, और उनका कोई धर्म नहीं है, वो लोग आजकल कोई भी रचनात्मक या कोई भी बड़ा इंडस्ट्री या कोई भी बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। उनका बस यही है कि बस जिहादी करो, हिंदू को मारो, हिंदू। उनके जीवन का उद्देश्य ही यही बन गया है। और कब तक ये इंडियन आपस में लड़ते रहेंगे और आपस में लड़के उनका सपोर्ट करके उनके बहाने में अपनी राजगद्दी और एयर कंडीशन में सोते रहेंगे, समझ में नहीं आता है। जोशी जी, आप क्या बोलेंगे? जोशी जी, उमेश चंद्र जोशी जी, उमेश चंद्र जोशी जी, विद्यानाथ जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? विद्यानाथ जी, विद्यानाथ झा जी। हाँ 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 हाँ, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा जी। बात तो वही फिर बेसिक ही बात आती है घूम फिर करके कि ये जो इस्लामिक थियरी के मानने वाले लोग हैं, वो समझते हैं कि दुनिया में केवल हम ही रहेंगे और दूसरे लोग रहेंगे नहीं। उनकी जो टेररिस्ट की जो आइडियोलॉजी है टेररिज्म वाली, उसके पीछे तो वही ग्राउंड है। चले भाई, जो अल्लाह यदि तुमको अभी तक उसने तुमको इस फीलिंग के साथ तुम ग्रो करते रहे, तो तुम्ही को जीना है, दूसरे को नहीं जीना है, तो ये भी तो मान करके चलो कि हिंदू या और भी जो दूसरे हैं वो भी तो ईश्वर के ही संतान हैं। एक ईश्वर की, अल्लाह की प्रेरणा हुई जो तुम बढ़े, अभी तक तुम्हारा इस्लाम बढ़ा, दुनिया में तुम ये इस बात को रखते हो कि सब जगह हम ही रहेंगे, दूसरा कोई रहेगा नहीं। तो ये भी तो मान को चलो कि ईश्वर भी है, हिंदू का जो भगवान है या जो भी है उसकी भी मैं समझता हूँ कि ये है कि ये भी रहें, सलामत रहें और अपनी रक्षा वो खुद कर सकते हैं। तो उसी ईश्वर, वही अल्लाह, वही जो ऑलमाइटी जो कुछ भी मानो, उसकी अब ये इच्छा है कि दूसरे लोग भी सरवाइव करें। तो लड़ो, तुम कितना लड़ सकते हो? जवाब तुमको दिया जा रहा है, जवाब तुमको दिया जा रहा है। अपने सर्वाइवल के लिए तो हर आदमी खड़ा होता है ना। तो यदि तुम इस तरह से पोलराइज करोगे, पोलराइज करवाना चाहोगे, बात तो ये भी कही जा रही है कि पाकिस्तान का समय अब समाप्त हो गया है, ये भी बात तो आ रही है ना। तो यदि अल्लाह 18 बिलियन डॉलर उसको दिया गया कॉम्पनसेट करने के लिए, चाइना भी बोल रहा है कि हम पीछे तुम्हारे खड़े हैं, और अमेरिका भी उसको सहारा दे रहा है, और इंडिया। लेकिन कंसोलिडेशन यदि हिंदूज में, इंडियंस में कंसोलिडेशन हो जाएगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे? कंसोलिडेट यदि ये कर जाएंगे जैसा कि कर रहे हैं, तो फिर यही तो उपाय है और यही तो जवाब है, यही जवाब दिया जा रहा है, आगे भी दिया जाएगा। अपना प्रोटेक्शन तो सबको करना है ना। ठीक है, हम उनकी तरह हम इतने इंसेंसिटिव नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपना बचाव तो हमको करना ही होगा ना। यही है क्रक्स ऑफ द मैटर, यही है। हम रिटेलिएट करेंगे, हम कंसोलिडेट करके रिटेलिएट करेंगे, ताकि वो समझे। बात तो कही ही जा रही है कि वो समझे कि यदि हम एक को मारेंगे तो वो 20 को मारेंगे। ये उनके दिमाग में जब जाएगी और जा रही है बात, तब फिर वो अल्लाह से भी डरेंगे, तब फिर वो अल्लाह से भी डरेंगे, ईश्वर से भी डरेंगे, सबसे डरेंगे। यही प्रेडिकामेंट है। हम ये मान के क्यों नहीं चलें कि भगवान हमारे पक्ष में है, हमको जीना है, भारत को स्टैंड करना है, रहना है। यदि ये इसी तरह से यदि चलता रहेगा तो हम भी रिटेलिएट करते रहेंगे। अब वो हमेशा, अभय कृष्णन जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? हमेशा ये जो बोल रहे हैं ये लोग कि कुरान के में लिखा हुआ है, जो लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते वो उनको जीने का अधिकार नहीं, उनको हलाल करना ही धर्म है, इस्लामिक धर्म है। और ये विश्वास से वो सारे के सारे मुसलमान खुद मरते हैं और हम लोग को भी मारते हैं। इस संबंध में क्या बोलेंगे? अभय कृष्णन जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, आप सभी को नमस्कार सर। कुछ बातों को काफी ध्यान से मैंने सुना। 2-3 चीजें से मुझे, हम सभी को मुसलमानों से सीखने की चीज है। सबसे पहली एकता। आप देखेंगे उनका एक आवाज में कई मुसलमान एक जगह खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम हिंदुओं में इसकी कमी है सर। गिने चुने वो खड़े होते हैं, आप किसी को टच करेंगे उसको सेव करने के 50 खड़े होंगे, लेकिन हम हिंदुओं में चीजें नहीं। दूसरा चीज, उनका जो टारगेट और जो उद्देश्य है पूरी तरह से क्लियर है सर।
हिंदू खत्म करना और पूरे देश में राज्य करने का जो टारगेट है वो सुबह से शाम बच्चे ही पैदा करते रहते हैं, उनका और कुछ नहीं है। तो ये दो चीजें हैं और वो चीजें की कमी हम हिंदुओं में है। चौथी बड़ी चीज, आप उनमें देखेंगे कभी भी एक दूसरे को लड़ते हुए बहुत कम देखेंगे आप, अगर वो तो मार्केट में नहीं आएगा। लेकिन हम हिंदुओं में ये प्रॉब्लम है, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाना, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे वो सोशल हो। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दूसरी चीज पॉलिटिकल इश्यूज की जो बात हुई सर, भारत को ये युद्ध करना ही था। इस युद्ध से भारत को कई फायदे हुए। उन्होंने जितने भी अस्त्र शस्त्र बनाए उसका एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी हो गया, जिसकी वजह से उसका मार्केट में दबदबा भी है। अभी आने वाले टाइम में समय में दबदबा बढ़ेगा, मार्केट कंपटीशन बढ़ेगा। ये 3-4 चीजों की चीजों को जो है सो बहुत सोचने की चीजें है सर, इस पर अमल करने की जरूरत है। मैं यही बोलूंगा कि अभी भी समय है देश को बचाने के लिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है देश की सामूहिक शक्ति को बचाना और अपने हिंदू के धर्मों को सुरक्षा करना, जो आपस में पूरी करेगी। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा सर। तो ये दिलीप सिन्हा साहब, ये हम जैसा भी अभय कृष्णन साहब ने बताया, ये एकदम सही बात बताया कि एक आवाज पे सब मुस्लिम खड़ा हो जाए, चाहे परिवार में कितना भी झगड़ा करे। लेकिन हिंदू में है कि एक हिंदू एक दूसरे हिंदू को देख नहीं पाता है, पता नहीं। और यदि उसके प्रॉब्लम में, जैसे शिवखेड़ा ने कहा ना, बगल की होती हुई चोरी को देखकर यदि आप खामोश हो तो अगला निशाना आप खुद हो, और हम एक एक हिंदू उसके निशाना बनते चले जा रहे हैं। मतलब किसी को बचाने के लिए या खुद को बचाने के लिए और वो दुश्मन को बर्दाश्त करने वाला हिंदू में ये ताकत नहीं है। ताकत है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते, और छोटी छोटी बात पे आपस में करते हैं। और कभी भी किसी एक आदमी दूसरे का सहारा करने में हिचकता है, भाई उसका प्रॉब्लम हो समझे। ये चीज कैसे दूर होगी सर? दिलीप सिन्हा साहब, हिंदू एक कैसे होगा? ये तो अब एक नया टॉपिक शुरू हो गया है ना। हमारा टॉपिक तो सीज फायर था, लेकिन वो सीज फायर से रिलेटेड है। अब ऐसा है कि हम लोग बहुत कुछ धारणाएं लेकर चलते हैं, बहुत सारे पूर्वाग्रह लेकर चलते हैं। पाकिस्तान बना था मुसलमानों के लिए कि सेपरेट होमलैंड बनेगा। उनका कहना यह था कि अगर मुसलमान इंडिया में रहेंगे तो वो असुरक्षित रहेंगे, हिंदू उन पर हावी हो जाएंगे, इसलिए उनको एक अलग देश मिलना चाहिए। उनको अलग देश मिल गया। उस देश में मुसलमानों का क्या हशर हुआ, आप पहले वो देखिए। पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ डिक्लेयर हुआ था 1950 या 51 में। क्यों डिक्लेयर हुआ था? इसलिए नहीं कि वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा था, हिंदुओं को उन्होंने मार के निकाल दिया था पहले ही। 1950 में जो मार्शल लॉ डिक्लेयर हुआ वो इसलिए हुआ कि उन्होंने अटैक किया अहमदियों पे ऊपर। अहमदिया मुसलमान होते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो सुन्नी मुसलमान है उनको मुसलमान नहीं मानते हैं, तो उन पर उन्होंने आक्रमण किया और उस कारण पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगा। अभी उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान में जो शिया हैं उन पे आक्रमण शुरू हुए। जितने पाकिस्तान में बम फूटते हैं वो शिया मस्जिदों पे फूटते हैं। उसके बाद बांग्लादेश आ जाए, वहां पर 3 लाख 4 लाख पता नहीं कितने लोगों को पाकिस्तानियों ने मारा। तो आजादी के बाद 1947 पार्टीशन के बाद जितने मुसलमान पाकिस्तान में मरे हैं उसका एक छोटा फ्रैक्शन भी इंडिया में नहीं मरा है। तो ये जो कहना है कि मुसलमान यूनाइटेड रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। धर्म, मैंने पहले कहा था कि अब इसमें मेरे विचार बहुत लोगों से विचार से अलग होते हैं कि धर्म आदमी में फूट डालता है। धर्म बिल्कुल फूट डालता है। धर्म में केवल आस्था होती है, उसमें तर्क नहीं होता है। और जो आदमी धर्म पे ज्यादा विश्वास करता है कि धर्म के नाम पर हम देश में एकता ले आएंगे, वो सिर्फ मारपीट करवाएगा। इसे मुझे मालूम है कि आप कई लोग, आपके विचार अलग होंगे मेरे विचार से, लेकिन मैं 9 साल इस्लामी देशों में रह चुका हूँ। 3 साल इजिप्ट में, 4 साल पाकिस्तान में, 2 साल बांग्लादेश में।
और यूरोप में रह चुका है, जहाँ पे देख चुका हूँ वहाँ पर कैसे धर्म पे मारपीट होती है। क्रिश्चियंस में कितनी मारपीट हुई है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में, और कैथोलिक्स और ऑर्थोडॉक्स में कितना उनमें आपस में मतभेद होता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि हम एकता में विश्वास नहीं करते हैं, हम बहुलता में विश्वास करते हैं कि हर व्यक्ति का अलग अलग विचार है, हर व्यक्ति अपना अलग भगवान चुन सकता है, अलग भगवान की पूजा कर सकता है और जैसे चाहे वैसे पूजा कर सकता है। इस्लाम में नहीं है। और खासकर कि वो मुसलमान जो कहते हैं कि एकता हो, वो कहते हैं कि तुम्हें पाकिस्तान में, जब मैं आपको बताऊं कहानी, एक 1951 में जब राइट हुआ अगेंस्ट अहमदियाज, तो पाकिस्तान में कहा गया कि मुसलमान कौन है, अगर अहमदिया मुसलमान नहीं है तो मुसलमान कौन है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो उन्होंने एक जज साहब थे, उनकी किताब मेरे पास अभी भी है, जज साहब क्या नाम था उनका, नाम भूल जाता हूँ मैं। वो जज साहब के पुराने अंग्रेजों के जमाने के जज थे, मुसलमान थे वो। उनको अपॉइंट किया गया एक कमीशन में कि वो पता लगाएं कि डिफाइन करें कि मुसलमान कौन होता है। तो वो जज साहब, उन्होंने 2-3 साल बहुत लोगों से बातचीत की, मुसलमान उलेमा से बातचीत की, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया। रिपोर्ट में उन्होंने कहा, ये रिपोर्ट निकला 1955 में, कि पाकिस्तान के उलेमा में कोई एक मत नहीं है इस बात पर कि मुसलमान कौन है, किसे मुसलमान कहा जाए। उसी पर झगड़ा हो रहा था वहां पर, और वो झगड़ा आज तक हो रहा है। आज पाकिस्तान में यदि आप 2 मुसलमानों को खड़ा करते हैं, कहें कि कौन असली मुसलमान, तो लड़ जाएंगे आपस में। तो शिया सुन्नी को नहीं मानता है, सुन्नी में वहाबी और नॉन वहाबी, वो 5 जो हैं वो हनफी और ये सब बाकी सब आपस में लड़ते रहते हैं। इसलिए ये कहना कि हम एक हो जाएं, ये अपने आप में एक झगड़ा करने की बात है। और हम लोग को ये प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारे देश में जो मुसलमान अभी रह रहे हैं उनमें ठीक है 2-4 मुसलमान ऐसे हैं जो बदमाशी करते हैं, वही बरगलाने पर बदमाशी करते हैं। बाकी जो मुसलमान हैं वो आमतौर पे शांति से देश में रह रहे हैं, मारपीट नहीं कर रहे हैं। आखिर यहाँ पर हमारे पास बहुत मुसलमान है, 150-15-20 करोड़ मुसलमान हैं हमारे यहाँ। हर जगह शांति है, कहाँ मारपीट होती है। कुछ उलेमा जो हैं, कुछ पंडित जो जैसे करते हैं, उनका प्रॉब्लम होता है, और इनका प्रॉब्लम हिंदुओं में भी है। अभी कोई बोल रहा था हमारे यहाँ कि अगर स्कूलों में जाइए, जाकर पढ़ाना शुरू करिए, तो कई लोग आपत्ति करते हैं कि ये क्यों पढ़ा रहे हो, वो क्यों पढ़ा रहे हो, इससे रेवोल्यूशन हो जाएगा, इससे चेंज आ जाएगा। जो कंट्रोल है इंडिया में, जो मेन जो चेंज आया, वो आया 1955 में, जब हिंदू कोड बिल पास हुआ। कि जो कंट्रोल था हमारे ऊपर धर्म, रूढ़िवादी धर्म का, वो जब हटा और जब हमारे यहाँ फ्रीडम आया लोगों में, विशेषकर हर जाति में, जो सो कॉल्ड जो सो कॉल्ड छोटी जातियां हैं, उनमें जब वो चेंज आना शुरू हुआ, उसके बाद इंडिया में प्रोग्रेस आया। उसके पहले प्रोग्रेस नहीं था इंडिया में। और जो इंडिया में जो शुरू हुआ, लिबरेशन ऑफ विमेन जो हुआ, वो जब आया तब इंडिया में प्रोग्रेस है। आज जो हम लड़ाई जीते हैं पाकिस्तान से, वो हिंदुत्व पर नहीं जीते हैं, वो जीते हैं ब्रह्मोस के दम पर। ब्रह्मोस किसने बनाया? साइंटिस्ट ने बनाया है। उसकी हम कहानी सुनते हैं कि ब्रह्मोस कैसे बना। और ब्रह्मोस अभी आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल्स इन द वर्ल्ड। इसीलिए बाकी देश आके पूछ रहे हैं कि तुम हमें बेच सकते हो कि नहीं। तो धर्म के नाम पर नहीं बना है, वो बना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। और वो हम भूल रहे हैं हमारे यहाँ कि हमारा जो होना चाहिए कि धर्म अपने घर में रखिए और बाहर निकल के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़िए, मैथमेटिक्स पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, उससे देश आगे बढ़ेगा। वो बैठ करके धर्म ग्रंथ पढ़ने से नहीं बढ़ने वाला है। धर्म ग्रंथ अपने मन की शांति के लिए होता है, वो घर में पढ़ें, हम शांति से रखें, उसके मन का फायदे होते हैं धर्म में। लेकिन प्रोग्रेस जो होगा वो होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। और दूसरा इंग्लिश पढ़ने से भी होगा। आज की तारीख में जो इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, आज अभी बिहार में हम लोगों ने इंग्लिश हटा दिया लेकर के। नतीजा ये हुआ है कि बिहार का जो दिल्ली में काम करता है वो अधिकांश सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं और कोई काम कर ही नहीं सकते।
यूपी से इंग्लिश निकाल दिया हमने। हमारे यहाँ भी एक आई थी केयर टेकर, उसे लिफ्ट ऑपरेट करना नहीं आता था क्योंकि हमने अंग्रेजी सिखाना बंद कर दिया। लेकिन आजकल मोबाइल फोन में इंग्लिश नहीं आता, नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। और मुसलमानों में भी ये लाना बहुत जरूरी है कि उन्हें भी निकलना है उनके अपने मौलवी के कंट्रोल से बाहर। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो क्या कह रहा है? कंट्रोल हमारा होना चाहिए इनके ऊपर, मुसलमान समुदाय के ऊपर। हमारा प्रॉब्लम इज दिस रिलीजियस क्लर्जी जो छोड़ना नहीं चाहता है लोगों को अपने कंट्रोल से, क्योंकि उनकी ठेकेदारी खत्म हो जाएगी। वक्फ बोर्ड जो आजकल है वो इंडिया का आई थिंक 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनिंग का है। अगर इतना पैसा है वक्फ बोर्ड में तो मुसलमान इतने गरीब क्यों हैं? इतनी गरीबी क्यों है इस्लाम में? क्योंकि ये जो ठेकेदार हैं इनके कंट्रोल में है वक्फ। वो अपना पैसा अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके गरीबों के लिए, नहीं गरीब मुसलमान के लिए। वक्फ बना था क्यों? वक्फ पर प्रथा शुरू हुई थी इस्लाम में कि वक्फ से अमीर लोग अपनी संपत्ति देंगे ताकि गरीबों का भला हो सके। तो ये लोग सारा प्रॉपर्टी अपने हाथ पर रख लेते हैं लेकर, और यही होता था। आज हम लोग जाते हैं, ये मैंने कहानी सुनी थी इसमें वैष्णो देवी की। वैष्णो देवी को आज से करीब 30 साल पहले सरकार ने टेक ओवर किया था। सरकार ने जब टेक ओवर किया तो उसका जो पैसा था उससे वैष्णो देवी का डेवलपमेंट शुरू हुआ, वहां पर रोड बने और प्रोग्रेस हुआ। उसके पहले भी पैसा आता था और सारा पैसा वहां के जो पंडित लोग थे वो अपने घर ले जाया करते थे। ये बहुत जरूरी है कि धर्म स्थानों पर कंट्रोल हो, पब्लिक कंट्रोल हो, गवर्नमेंट का नेसेसरी नहीं, लेकिन पब्लिक कंट्रोल होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उस पैसे की। इसके पास पैसा जा रहा है, लोग जाकर अपनी आस्था से देते हैं पैसा। वहां पर क्या हुआ? गुरुद्वारे में क्या हुआ? गोल्डन टेम्पल में वहां आकर के बैठ गया, भिंद्रन वाले धर्म के नाम पर बैठ गया, वहां पर फौज इकट्ठा कर रहा था। तो लोगों के धार्मिक आस्था का दुरुपयोग करते हैं ये लोग, और यही पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो गया। इंडिया में फिर भी कंट्रोल में रहा है ये सब। पाकिस्तान में जो कहते हैं ना कि मिलिट्री मुल्ला राज है, तो मिलिट्री राज कर रही है पाकिस्तान में, लेकिन मुल्ला के दम पर कर रही है, और मिलिट्री मुल्ला का जो कॉम्बिनेशन है उससे राज कर रही है वहां पर। तो हमें इससे सतर्क रहना होगा। इसमें बहुत लोग इससे असहमत होंगे, मैं जानता हूं, लेकिन अब उसका तो खैर ये मेरे विचार मैंने प्रस्तुत कर दिए। थैंक यू। जोशी जी, आप क्या बोलेंगे? जोशी जी। अच्छा, जोशी जी आज यात्रा में हैं, तो समय के हिसाब से मैं चंद्रेश्वर खान साहब से अमृत बानी के लिए बोलूंगा। लास्ट मोमेंट सजेशन जी। चंद्रेश्वर खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ी अच्छी चर्चा हुई और हमने अपने मन के उद्गारों को रखा विद्वानों के बीच में, जिनको भारी जानकारी है, और उस पर विश्वास करना, और जो इशारा दिया गया है, जब कोई भी राष्ट्र उसका नागरिक समझ जाता है कि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं और इसके लिए मेरी प्रथम जिम्मेदारी है, और ऐसे मॉडल दुनिया में हैं। एक दिन अमेरिका में कोई इंडियन जाकर के रहता है तो देखिए वो अमेरिका का कैसा गुणगान करता है। वो एक शब्द अमेरिका के विरुद्ध में नहीं बोल सकता है। हम अपने देश की मिलिट्री के बारे में भी बोल देते हैं पब्लिकली। शेखर जी यदि हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पब्लिकली मिलिट्री को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। पब्लिकली हम अपने डिप्लोमेसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। तो थोड़े बोलने के मामले में हम लोग अधिक उदार हो गए हैं, लेकिन एकजुटता में, एकता स्थापित करने में, देश के प्रति जिम्मेदारी में कहीं हम पीछे रह जाते हैं। क्योंकि आप कभी मान लीजिए कि एक ये आम का समय है
आम का समय है और हम अमावट बनाएंगे, उसको एक आम भी गड़बड़ कर सकता है। 99 आम आपने अच्छा ये किया है, एक सड़ा हुआ आम उसमें आपने मिला दिया तो उसका स्वाद गड़बड़ हो सकता है। ये देखना और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी, देश के प्रति अपनी भावना, वो जब अटूट होगी तो किसी को हमारे विपक्ष पाकिस्तान हमसे लड़ते रहेगा क्योंकि उसका काम भारत से लड़ना है, लेकिन भारत की जो स्थिति है उसको कई दुश्मन से लड़ना है। इसलिए भारतीयों की मानसिकता जो विभाजित है उसको एकजुट करना पड़ेगा और मैं भारत का हूँ और भारत मेरा, ये भावना यदि पल्लवित और पुष्पित होती है उससे भारत का व्यापक कल्याण होगा। भूतकाल में भी हमने ऐसा आचरण नहीं किया है, वर्तमान में यदि हम ऐसा आचरण नहीं करेंगे तो भविष्य में हमें भुगतना पड़ेगा। आप बिना किसी के प्रति बैर भाव रखे हुए यदि हम एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि हम भारतीय हैं, भारत मेरी माँ है और उसकी रक्षा हमें करनी, ये भावना जब तक स्पष्ट रूप से बिल्कुल बुनियादी तौर पर कोई देश कैसे कर लेता है। अमेरिका में भी डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, but they have got a feeling they are American first, then any other. In India also, भारत में भी हम लोगों को इस मानसिकता को बढ़ाना पड़ेगा कि हम भारतीय पहले, सबसे पहले हम भारतवासी। ये जब सशक्त होगी तभी हम उन्मुक्त होंगे, तभी और विकास होगा और जो चुनौतियां हैं उसका हम सामना करेंगे। अपने विद्वान लोगों को जिनकी वजह से कई चीजों को सुलझे हुए तरीके से हम लोग समझ पाते हैं, उनके हम बड़े आभारी हैं, को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन मेरा आग्रह होगा आज बड़े प्रेम कि जब भी हम डिप्लोमेट्स को बुलाते हैं और डिप्लोमेसी पर बातचीत करते हैं, थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी सब जानता है, तो उनसे बुलवाना शायद हिचक नहीं होगा। और पब्लिक फोरम में 2-3 चीज है जिसको लोगों को मना किया जाता है कि पब्लिकली आप कुछ सेवाओं को कंडेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम यदि कंडेम करेंगे भी तो वो जो देश की रक्षा के लिए जो किया जाएगा काम वो गुप्त रहता है। तो इन चीजों के हम लोग बड़े बड़भागी हैं कि इतना बढ़िया ग्रुप बना हुआ है जहां संवेदना के साथ हम वेदनाओं को सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राम मोहन जी को, दिलीप जी को और बसु साहब को भी। लेकिन मैं इससे थोड़ा आहत हुआ, इस चीज को मैं छुपाना नहीं चाहूंगा कि आप मिलिट्री के बारे में, मिलिट्री के प्रिविलेजेस के बारे में आप पब्लिकली ऐसा नहीं बोल सकते। मुझे लगा थोड़ी देर के लिए कि ऐसी बातें बोलने का प्रयोजन कहाँ से आया। वो यदि आहत होंगे तो मैं उनसे क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन देश यही बात कनाडा में नहीं बोल सकते हैं, अमेरिका में नहीं बोल सकते हैं। तो भारतीयों को भी ये देखना पड़ेगा कि कहाँ what binds us and what blinds us. We need to think as a nationalist, as an Indian, and if India is strong, then only we are strong. I'm so grateful to Dilip ji, to Ram Mohan ji, to Saket Basu ji for bringing the point. और दिलीप साहब ने बेबाक जो बातचीत की है, जो विश्लेषण किया है, वो
हम लोगों को सीखने की थी, जिसके तरफ वो इशारा कर रहे हैं, उन चीजों को, उन इशारों को हमें समझना है देश के व्यापक हित में। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चीजें आप ये देखिएगा कि कोई स्ट्रेटजी बना और आप बोलिएगा कि स्ट्रेटजी पहले हमको बता दे, जब हम ही जानते हैं कि स्ट्रेटजी दूसरे को बताने वाला यहाँ बहुत मौजूद है। तो वैसे गोपनीय प्रश्नों को भी पूछना, वो उजागर नहीं किया जा सकता है। मैं बोल सकता हूँ कि मैंने एक प्राइवेट कंपनी में काम किया है कि हर देश दूसरे देश में कुछ न कुछ करता है, तो भारत भी करता होगा, लेकिन वो एक एम्बेसडर से एक मिलिट्री का आदमी हम नहीं पूछ सकते हैं, उनको रिटायर होने के बाद भी नहीं पूछ सकते हैं। इन चीजों को, इन विद्वानों को सुनने के समय में यदि हम अपनी सीमाओं और गरिमाओं को साथ में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। और भारतीय यदि भारत की आरती नहीं उतारेंगे तो कौन उतारेगा? ये भारत के भरत पुत्रों के सामने प्रश्न है, और इसको यदि हम उत्तर देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम और धन्यवाद। प्रणाम। श्रीधर साहब, आप बहुत लेट आए, लास्ट में आए, तो पूरी बातें नहीं सुने, तो ठीक है, अगली बार में हम आपका भी सुनना चाहेंगे स्पीच। श्रीधर कुमार साहब का वेलकम, और ये इसकी रिकॉर्डिंग हम सभी को भेज देंगे। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। सर विलम्ब हो गया थोड़ा सा, मैं बाहर था, लेकिन एकाएक याद आया है ना, थोड़ा सा कभी कभी कार्यवश ये हो जाता है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सेमिनार रखा है, इसके लिए आपको साधुवाद, आपका आभार। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो यहीं पटना से सर। अच्छा, ठीक है, तो हमारी ये रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा, तो आपको पूरी बातें मालूम हो जाएंगी, और आज का पूरा मुझे याद है, मैं मिला हूँ आपसे शायद, मैं यहाँ BIT में हूँ, श्रीधर कुमार। अच्छा, बिरला, बहुत अच्छा। पटना में कंप्यूटर साइंस में शिक्षक हूँ। हाँ, ठीक है, तो अगली बार एक बार आप भी अपना समय दीजिएगा। जोशी जी की बात आज नहीं सुन पाए, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, तो अब समय हो चुका है, तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। कल विद्यानाथ झा जी बोलेंगे ग्रीन पर, एक बार उन्होंने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था, तो मैं इसका लिंकेज भी तुरंत भेज दूंगा। कल फिर हम लोग पूरे जोश के साथ आएंगे, और फिर मिलेंगे और कल चर्चा करेंगे। सभी को प्रणाम 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 प्रणाम।